एक गांव में मन्नू नाम का ईमानदार धोबी रहा करता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम रागिनी था और इन दोनों की एक तारा नाम की बेटी भी थी। वो लोग गरीब थे पर एक सुखी जीवन जी रहे थे। अरे जल्दी से नाश्ता दे दो, फिर मैं काम पर जाऊं। हाँ माँ, जल्दी करो। हाँ हाँ, ये लो। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो? अरे क्या बताऊं, आजकल काम बहुत कम मिल रहा है क्योंकि मेरे धोए हुए कपड़े वैसे नहीं चमकते जैसे बाकियों के चमकते हैं। तो आप चेक करो कि वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। हाँ, यही करना पड़ेगा। वो लोग नाश्ता करते हैं और फिर मन्नू घाट पर कपड़े धोने चला जाता है। वो वहाँ देखता है कि बाकी धोबी ब्लीच पाउडर से कपड़े धो रहे हैं। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये पाउडर कपड़ों को बहुत जल्दी खराब कर देगा। तू अपने काम से काम रख। अरे गौरव, पर लोग हम लोगों को भरोसा करके कपड़े धोने के लिए देते हैं और तुम उनसे अच्छे खासे पैसे भी लेते हो, तो फिर ये क्यों कर रहे हो? अब मेरे समझ आया कि तुम लोगों के धुले हुए कपड़े इतने ज्यादा क्यों चमक रहे होते हैं। तुझे शौक होगा फालतू में महंगे साबुनों का इस्तेमाल करने का, हमें नहीं है। मैं तो कहूँगा तू भी यही इस्तेमाल कर, तुझे भी और ग्राहक मिलेंगे। चमन, तुम भी? बल्कि तुम्हें पता है कि ब्लीच पाउडर से कपड़े बहुत जल्दी फट जाते हैं। मैं भी कपड़े कोई महंगे साबुन से नहीं धोता हूँ, पर ग्राहक के कपड़ों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तुझे महात्मा बनना है तो बन, हमसे कोई उम्मीद ना रख, समझा? मन्नू उन लोगों को बहुत समझाता है पर वो उसकी बात नहीं समझते। उसको ये बात बहुत बुरा लगता है कि वो लोग गांव वालों को धोखा दे रहे हैं, इसलिए वो फैसला करता है कि वो गांव वालों को सच्चाई बता देगा। भाई साहब, आप अपने कपड़े इन लोगों को धोने को देते हो, पर ये लोग ब्लीच पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जिससे कपड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। क्या सच में? अब समझ आया कि मेरे कपड़े इतने खराब क्यों हो जाते हैं। अभी सबको बताता हूँ। वो आदमी पूरे गांव में ये बात फैला देता है। लोग बहुत गुस्से होते हैं और बहुत से लोग उन लोगों से कपड़े धुलवाना भी छोड़ देते हैं। बाकी धोबियों की अपनी गलती नहीं दिखती, उल्टा वो समझते हैं कि मन्नू ने सारे ग्राहक खुद लेने के लिए ऐसा किया है। इस मन्नू ने तो हद पार कर दी, इसका कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, इसका एक्सीडेंट करवा देते हैं, कपड़े धोने लायक ही नहीं बचेगा। हाँ, यही सही रहेगा। इसने हमारा नुकसान कराया है, अब हम इसको सबक सिखाएंगे। अगले दिन जब मन्नू काम पर जा रहा होता है तो वो धोबी उसका एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे ये दिन दिखाया? अब मेरा घर कैसे चलेगा? आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, खाना खाइए। नहीं खाना मुझे। अरे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, खाना तो खाइए। मन्नू अपने दोनों कटे हुए हाथों से एक रोटी उठाता है और बगल में दबा लेता है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं बाहर थोड़ी देर टहल कर आता हूँ और भूख लगेगी तो ये रोटी खा लूंगा। रागिनी और तारा उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखता है, वो उसको अपनी रोटी दे देता है और अपना दुखड़ा रोने लगता है। ये ले, ये तू ही खा ले, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। गांव के लोगों का भला करने का सोचा था, बदले में हाथ कट गए। मन्नू रो ही रहा होता है कि तभी वो कुत्ता उल्टी करने लगता है और उसके मुंह से पूरी रोटी निकल आती है और फिर वो रोटी अचानक एक वॉशिंग मशीन का रूप ले लेती है। हे भगवान, ये क्या जादू है? ये जादुई रोटी की वॉशिंग मशीन है जिससे तुम्हारा जीवन फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तुम वो बोल भी सकते हो? हाँ, डरो मत, मैं बोलने वाला दैवीय कुत्ता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ बैठा था। इस वॉशिंग मशीन को ले जाओ। पर मेरे तो हाथ कटे हुए हैं, मैं इसे कैसे उठाऊं? कोशिश तो करो। मन्नू जैसे ही आगे बढ़कर वॉशिंग मशीन को छूता है,
तो उसका हाथ एकदम ठीक हो जाता है। वो खुशी से कूदने लगता है और उस कुत्ते का धन्यवाद करके वॉशिंग मशीन अपने घर ले आता है। अरे ये क्या? ये वॉशिंग मशीन आप कहाँ से लाए? और आपके हाथ कैसे ठीक हो गए? अरे शांत हो जाओ, मैं सब बताता हूँ। मन्नू उन लोगों को सारी बात बताता है। तारा भागती हुई जाती है और गंदे कपड़े लाकर उस जादुई रोटी की वॉशिंग मशीन में डालती है। वो मशीन कपड़ों को 1 सेकंड में धोकर सुखा भी देती है और इस्त्री भी कर देती है। ये तो सचमुच जादू है। मैंने आज तक जादू सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज पहली बार असलियत में देखा। सच में कमाल तो है ये, इससे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद मन्नू वो जादुई रोटी की वॉशिंग मशीन अपने घर के बाहर लेकर बैठ जाता है और लोगों को आवाज देता है। लोग उसके पास आकर कपड़े धुलवाते हैं। ये तुम्हारी वॉशिंग मशीन सिर्फ कपड़े धोते नहीं है, बल्कि इस्त्री भी करके देती है, और वो भी 1 सेकंड में। कमाल है यार, मेरे कपड़े आज तक इतने साफ कभी नहीं हुए थे जितने इसने कर दिए। धन्यवाद भैया। उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी रोते हुए आता है, जिसके हाथ में एक शेरवानी होती है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? आज मेरी शादी है और मेरी शेरवानी फट गई। लाओ दिखाओ जरा। मनु शेरवानी को अपनी जादुई रोटी की वॉशिंग मशीन में डालता है तो वो एकदम ठीक होकर बाहर निकल आती है। ये देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मन्नू की बहुत तारीफ होती है, पर ये सब गौरव और चमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये चल क्या रहा है? इसके हाथ भी ठीक हो गए और इसके पास ये जादुई वॉशिंग मशीन ना जाने कहां से आ गई। हमारे आधे से ज्यादा ग्राहक इसके पास चले गए हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे पास एक भी ग्राहक नहीं बचेगा। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि रात में उस जादुई वॉशिंग मशीन को चुरा लेंगे और वो ऐसा करते हैं। हाँ, अब ये जादुई वॉशिंग मशीन हमारी है। जा चमन, कपड़े लेकर आ, अब हम लोग भी जादू से कपड़े धोएंगे। अभी लाता हूँ। चमन ग्राहकों के कपड़े उठाकर लाता है और वॉशिंग मशीन में डालता है, पर धुलने के बजाय कपड़ों के चिथड़े उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम अपने ग्राहकों को क्या बोलेंगे? ये तो फायदे की जगह नुकसान हो गया। अरे इस मन्नू की वॉशिंग मशीन है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एक काम करते हैं, इसे तोड़ देते हैं और फिर बाद में उस मन्नू के हाथ पैर भी तोड़ देंगे। हाँ, यही सही रहेगा। वो दोनों उस जादुई रोटी की वॉशिंग मशीन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो वॉशिंग मशीन अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है। फिर जैसे कपड़े धोए जाते हैं, वैसे ही उन दोनों को अपने अंदर धो देती है। उनका बहुत बुरा हाल होता है और वो बहुत चीखते हैं, पर उनकी चीखें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम माफी मांगते हैं। अगर तुम अपने सारे पाप गांव वालों के सामने कबूल करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हम करेंगे। उनका ऐसे कहने पर वॉशिंग मशीन मन्नू के घर के सामने पहुंचती है और उन दोनों को निकालकर बाहर पटक देती है। उनकी चीख पुकार से वहाँ भीड़ लग जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हमने तुम्हारी ये जादुई वॉशिंग मशीन चुराई थी, पर इसने तो हमारा बुरा हाल कर दिया। हमें माफ कर दो मन्नू। हम अपनी गलती मानते हैं कि हम अपने ग्राहकों के कपड़ों की चिंता किए बिना ब्लीच पाउडर यूज करते थे, जिससे कपड़े खराब होते थे, और हमने ही तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था। प्लीज हमें माफ कर दो, हमें हमारी गलती का एहसास है। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अरे नहीं, इन लोगों को ऐसे कैसे माफ कर सकते हैं? इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मैंने माना इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, पर हर किसी को सजा से पहले
एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मन्नू, तुम महान हो। ये अपनी वॉशिंग मशीन अपने पास रख लो। समाज में सबको बराबर होना चाहिए, इसीलिए आज से मैं इस जादुई वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए करूंगा। बाकी अपना काम अपनी ईमानदारी और मेहनत से करूंगा। उस दिन के बाद से गौरव और चमन भी सुधर जाते हैं और मन्नू मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाने लगता है। कैलाशनाथ सोफे पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनकी धर्मपत्नी माधुरी भी वहां आकर बैठ गई। बहू ने चाय बहुत अच्छी बनाई है। इसका मतलब यह है कि वो भी रसोई में जाती रही होंगी। अमीर घर से आई है, चाय में मसाला डालती है, हमारे खर्चे बढ़ा रही है। जो भी हो, चाय में स्वाद है। अब खाना भी अच्छा बनाए तो मानू। अरे बनाएगी बनाएगी। आप बड़ी तरफदारी कर रहे हैं उसकी। मैं क्या बुरा खाना बनाती हूँ? अब ये किसने कह दिया? तुम बहुत दिन तक खाना बना चुकी हो, अब आराम करो। अब बहू के हाथ के खाने का समय आ गया है। इतने में बहू श्वेता आ गई। पापा जी, मम्मी जी, यह लीजिए, बिस्किट खा लीजिए। नमकीन और लाऊं क्या? नहीं नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जाओ तुम भी चाय पी लो। देखो बहू कैसे मटकती हुई जा रही है। दौलत की गर्मी है, धीरे धीरे उतर जाएगी। कुछ दिन बीत गए। श्वेता बहू अपने पति संजय के पास चली गई। सुनिए जी, महीना पूरा होने में 10 दिन बाकी है और चावल दाल मसाले समाप्त हो रहे हैं। बजट कुछ बढ़ गया है, मुझे बैंक से रुपए निकालने होंगे। अब बड़े घर से बड़ी बहुरिया आई है तो खर्चे भी बढ़ेंगे ही। मम्मी, हमारी लाइफस्टाइल कुछ तो बदल रही है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, रकम भी अच्छी लगेगी, उसके लिए भी तैयार रहना। बहू श्वेता समझ चुकी थी कि धन की कमी के कारण यह लोग खर्च में कटौती की बात सोच रहे हैं। उसने अपने पास रखे हुए कुछ रुपए घर के सामान के लिए लगा दिए। अरे श्वेता, तुम कब तक अपने मायके के पैसे लगाती रहोगी? हमें अपने पैरों को अपनी चादर में सिकोड़ कर रखना होगा। अरे बेटा, आज यह पैसे लगा रही है, कल इसी बात का ताना मारेगी और हमें सुनना पड़ेगा। हाँ मम्मी, सही कह रही हो। अमीर लोग बड़े घमंडी होते हैं। यह अपनी अमीरी का रुतबा दिखाकर हमें हमेशा दबाने की कोशिश करेगी। माँ, इसकी लगाम कसकर पकड़ना, वरना ये सर पर चढ़ जाएगी। बेटा तुम चिंता मत करना, मैं इसको सही कर दूंगी। बस तुम्हारे पापा बीच में टांग न डालें तो अच्छा है। समय बीतता गया। माधुरी कुछ रुपए अपने पास छुपा लेती है, इसीलिए खर्चे का सही बजट सामने नहीं आ पाता। कई बार श्वेता ने बिना कहे ही घर के खर्चे के लिए अपने पास के रुपए लगा दिए। उसे मायके से पापा और भाइयों से भी बहुत रुपए मिल जाता था। एक दिन श्वेता ने अपने पति संजय से खुलकर बातचीत की। देखिए, घर का खर्च बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ गई है। इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? यह सब मेरे बस का नहीं है। माँ से बात किया करो। देखिए, मैं तो राह निकालने की बात कर रही हूँ, आप नाराज मत होइए। मैं चाहती हूँ कि एक छोटा व्यापार किया जाए और उससे आमदनी बढ़ जाएगी। मेरे पापा और भैया पैसों की मदद के लिए तैयार हैं। हम सूरत से साड़ी मंगवाकर यहाँ दुकान में बेचेंगे। दुकान का किराया और साड़ी का स्टॉक लेने के लिए बहुत पैसा लगेगा। मुझे सारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, फिर जब सारी व्यवस्था है तो फिर आगे बढ़ने में हर्ज ही क्या है। श्वेता क्लोथ स्टोर्स के नाम पर किराए पर एक दुकान खुल गई और उसका हिसाब किताब श्वेता रखने लगी। दुकान अच्छी चलने लगी और घर का खर्च भी सही ढंग से चलने लगा। देखो, बहू हो तो ऐसी, अमीर घर से आई है लेकिन घमंड नहीं है। अपनी सूझबूझ, लगन और मेहनत से इतनी बढ़िया दुकान चलाई है। मायके के दम पर इतराती है, वरना सारी हेकड़ी निकल जाती। माधुरी, यह भी तो सोचो, मायके वालों को इसके ऊपर कितना विश्वास है। उन्होंने आंख बंद करके रुपया लगा दिए और उसका अच्छा फल मिल रहा है। माधुरी को बड़ी जलन होती है। हर तरफ श्वेता के नाम के झंडे पर गए। माधुरी अब दुकान पर भी जाने लगी
और मौका देखकर गल्ले से पैसे भी निकालने लगी। वह रुपए घर में छिपाकर रखने लगी थी। आजकल दुकान में प्रॉफिट कम हो गया है। साड़ियाँ तो बहुत बिक रही हैं। आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? श्वेता जी, अब मैं छोटे मुंह क्या कहूँ, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ है, आप ही देख लीजिए। श्वेता ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो माँ जी के द्वारा चोरी किए हुए रुपए की बात सामने आई। अब तक 50,000 रुपए का गमन हो चुका था। श्वेता ने अपनी सासू माँ से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उनके पैसे रखने की जगह चेक करती रही। कैलाश बाबू कुशल खिलाड़ी थे। उन्होंने सब कुछ भांप लिया था। वह जान गए थे कि माधुरी श्वेता को नीचा दिखाने के लिए सब खेल खेल रही है। एक दिन श्वेता ने हिसाब मिलाया तो पता चला अब तक 25,000 रुपए का घाटा हो चुका है। बड़ी चली थी बिजनेस करने के लिए, सब घाटा करा कर रख दिया। बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं। अब यह घाटा श्वेता ही पूरा करेगी। जब घाटे की बात सामने आई तो कैलाश बाबू ने माधुरी द्वारा छिपाए हुए रुपए की पोटली निकालकर सबके सामने रख दिया। आप सब लोग समझते हैं कि दुकान में घाटा हुआ है। यह देखो, सारे मुनाफे की रकम माधुरी ने बहुत सहज कर रखी है ना माधुरी? माधुरी को काटो तो खून नहीं। वह ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। श्वेता ने स्थिति संभाल ली। माँ जी का दिमाग हम सबसे ज्यादा चलता है। घर की बड़ी होने के कारण इन्होंने बहुत चतुराई के साथ इतनी अच्छी बचत करके दिखा दिया कि नारी शक्ति पुरुषों से कम नहीं होती। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद।